सभी को नमस्कार। टीम हिंदी की ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों, सभी शिक्षकों और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, टीम हिंदी आई है लेकर आपके लिए साहित्य का एक और पाठ, जिसमें आप पढ़ेंगे आज एक कविता। कविता तो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ी थी। तो बच्चों, इस जो आप आज कविता पढ़ेंगे वह कविता भी आपको साहित्य की एक और झलक देने वाली है। तो हिंदी के इस समृद्ध और विशाल साहित्य की एक और झलक आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम लोग। तो पाठ शुरू करने से पहले आइए मिल लेते हैं अपने शिक्षकों से। सबसे पहले आज हम आपको परिचित कराएंगे अपनी टीम के दो नए सदस्यों। आज हमारी टीम में दो नए सदस्यों का प्रवेश हो रहा है और आपको उनका परिचय दे देते हैं। आज की हमारी जो नई सदस्य हैं वे हैं श्रीमती नीरू मलिक मैम, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय किशनगंज, दिल्ली। नीरू मैम, बच्चों के रूबरू होइए। जी मैम, नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। और बच्चों, आज के कार्यक्रम के मुख्य प्रस्तोता भी डॉक्टर आलोक तिवारी सर को से तो आप परिचित हैं भली भांति। तो डॉक्टर आलोक तिवारी सर और श्रीमती नीरू मलिक मैम यही आज के पाठ के मुख्य प्रस्तोता भी हैं। और अब आगे चलते हैं। हमारी टीम के जो दूसरी नई सदस्या हैं, जो हमारी नई सदस्या हैं, वे हैं श्रीमती डॉक्टर अनुपमा, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झिलमिल कॉलोनी, दिल्ली। अनुपमा मैम, नमस्कार। आप सभी को हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं स्वागत करने के साथ साथ अपना हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और बच्चों, इस कक्षा में साहित्य की ज्ञान यात्रा पर आज से मैं भी आपकी सहयात्री रहूंगी। आप इस कक्षा में साहित्य की विभिन्न विधाओं के विषय में पढ़ते हैं, समझते हैं, आनंद लेते हैं और इसकी जांच प्रक्रिया का हिस्सा भी बनते हैं। आज से यह कक्षा आपको और अधिक रुचिकर प्रतीत होगी। ऐसी आशा और शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, आप लोग नए सदस्यों से मिले, अपने नए शिक्षकों से मिलिए। और आज के इस कक्षा में विषय विशेषज्ञ के रूप में होंगी मैं सुमन शर्मा और डॉक्टर अनुपमा मैम। इसके अलावा YouTube पर आपके साथ कौन होंगे? YouTube पर आपके साथ होंगे डॉक्टर शिवेंद्र कुमार झा सर और डॉक्टर अंकित कुमार श्रीवास्तव सर। तो आप लोग भी YouTube से जुड़े रहे, अपने चैट बॉक्स को संभाले रखिए और खूब सारे प्रश्न पूछिए और कक्षा में खूब ध्यान से मन लगाकर पाठ को समझेंगे बच्चों। और आगे चलने से पहले, पाठ शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे भाई? हम अपने बच्चों की पीठ थपथपाना चाहते हैं। क्यों थपथपाना चाहते हैं? हमारे बच्चों ने कक्षा को इतने ध्यान से पढ़ा और जो गूगल फॉर्म की प्रश्नोत्तरी दी थी उसके उत्तर हमें भेजे, उसमें भाग लिया और 100% उत्तर देने वाले ढेर सारे बच्चे हमारे पास हैं। देखिए, कुल प्रतिभागी बच्चे सभी बच्चों ने जिन्होंने हमारे पास उत्तर भेजे, उनकी संख्या है 58,625। भाई, दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। ये तो हमारे लिए इतना हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है कि हमारे बच्चे ध्यान से पाठ को पढ़ते हैं और प्रश्नों का हल करके हमारे पास भेजते हैं। बच्चों, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमारे शिक्षण कार्य को सार्थक बना दिया, इस पाठ को समझकर और इस प्रश्नोत्तरी को हल करके। और ये हैं वे 10 बच्चे जिन्हें टॉप 10 कहेंगे आज के, यानी जिन्होंने सबसे पहले उत्तर हमें भेजे, सबसे कम समय में उत्तर भेजे, 100% उत्तर भेजे इन्होंने हमें सही। और बहुत सारे बच्चों ने 100% उत्तर सही भेजे थे। इन 10 बच्चों के हमें सबसे पहले प्राप्त हुए थे उत्तर। पहले नंबर पर रूपाली, मॉडल टाउन स्कूल से। दूसरे नंबर पर है मोना, विवेक विहार फेज 2। आशा तीसरे नंबर पर है, इन्होंने इनका विद्यालय है आईपी एक्सटेंशन। चौथे नंबर पर है अभिषेक राठौर, इन्होंने अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखा है। श्रेया शुक्ला 5वें नंबर पर है, राजौरी गार्डन स्कूल से। छठे नंबर पर आरजू, नरेला विद्यालय से। सोनिया है 7वें नंबर पर, इन्होंने भी अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखा है। संजना धर्मपुरा स्कूल से 8वें नंबर पर। 9वें नंबर पर अनामिका राज, तिमारपुर स्कूल से। और 10वें नंबर पर है ज्योति, खजूरी खास विद्यालय से। इन सभी बच्चों को हम हार्दिक बधाई देना चाहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर इनके नाम आए हैं और अगली बार बहुत सारे बच्चे इनके प्रतियोगिता में आएंगे जो चाहेंगे कि हमारे भी स्क्रीन पर नाम आए और इसी तरह से हमारे नाम भी सबके सामने बोले जाएं।
तो बेटा हमें भी इंतजार है उन बच्चों का जो अपने नाम स्क्रीन पर लाना चाहते हैं, क्योंकि वे हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं और हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको हार्दिक बधाई है और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हम आपको दे रहे हैं। अब चलेंगे अपने पार्ट पर, लेकिन 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 अभी उन बच्चों के नाम तो बोलने बाकी हैं जिन्होंने पिछले बार की कक्षा के प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दिए थे। बेटा कमेंट बॉक्स में हमने आपसे पूछा था, बच्चों बताइए दृढ़ संकल्प से जीवन में क्या क्या संभव हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चों ने हमें अपने जो विचार व्यक्त किए हैं। जूही है, साक्षी है, सहाना बानो, सविता सिंह, आयुष शर्मा, इतने ढेर सारे बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। भाई बहुत अच्छा लगा हमें, आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं। आयुष शर्मा ने तो सत्य पर एक छोटी सी कविता भी भेजी है, लेकिन बेटा अभी हम कविता नहीं सुना पाएंगे, अगली कक्षा में हम उस कविता को सुनाएंगे। तो अभी हम आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं आपका। और बेटा अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। तो आज का जो पाठ है हमारा वह है एक कविता, रघुवीर सहाय, उनकी कविताएं हैं बसंत आया और तोड़ो। तो आज हम पढ़ेंगे बसंत आया कविता। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के साठोत्तरी कवि हैं। आपने एक साठोत्तरी कवि पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं, कौन? विष्णु खरे। विष्णु खरे की आपने कौन सी दो कविताएं पढ़ी हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, 1 मिनट में लिख दीजिए। तो रघुवीर सहाय जो हैं बच्चों, वे भी साठोत्तरी कवि मानी जाते हैं और ये खबरों को कविता में पिरोने वाले कवि हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पत्रकार भी थे और एक कवि भी थे। तो बच्चों पत्रकार कौन होता है? जो समाज की सच्चाइयों को खुली आंखों से जांचता है, परखता है। और कवि कौन होता है? जो समाज की सच्चाइयों को, संवेदनाओं को कविता के रूप में प्रस्तुत करता है, शब्दों में पिरो देता है, साहित्य के रूप में पिरो देता है। तो बच्चों इन आधुनिक कवियों ने जीवन के छोटे छोटे विषयों को लेकर उन पर कविताएं लिखी हैं और ये कविताएं हमें अपने जीवन, अपने परिवेश, अपने समाज की सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं, उसे बारीकी से देखने का के लिए हमें प्रेरित करती हैं। तो आज की कविता भी ऐसी ही कविता है। अब हम पढ़ेंगे नीरू मैम के साथ उस कविता को, लेकिन कविता को नीरू मैम पढ़ाएं उससे पहले तो आलोक सर हैं जो आपको रघुवीर सहाय यानी आज के कवि का कृतित्व और व्यक्तित्व के रूप में परिचय देंगे। तो मैं बुला लेती हूँ आलोक सर को। आ जाइए आलोक सर। धन्यवाद सुमन जी। तो बच्चों जैसा कि सुमन जी ने पहले ही संकेत किया कि आज हम जिस कवि को पढ़ने जा रहे हैं वे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में साठोत्तरी कविता के कवि माने जाते हैं। साठोत्तरी कविता को कई बार समकालीन कविता की संज्ञा भी दी जाती है। अक्सर एक भ्रम भी रहता है लोगों को समकालीन कविता, नई कविता और साठोत्तरी कविता में। बच्चों संज्ञा की दृष्टि से यह अंतर है, कुछ कुछ प्रवृत्तियों को भी जोड़ घटाकर यह अंतर किया जाता है, लेकिन मोटे तौर पर एक ही समय के कवियों को इस संज्ञा से विभूषित किया जाता है। तो आइए ज्यादा समय न गंवाते हुए हम रघुवीर सहाय के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक चर्चा करते हैं। बच्चों रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे, जैसा कि सुमन जी ने आपको बताया है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें लंबा अनुभव था। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर नवजीवन दैनिक से उनकी पत्रकारिता की शुरुआत होती है। इसके पश्चात वे प्रतीक में सहायक संपादक बने 1951 में। प्रतीक उस दौरान अज्ञेय निकाला करते थे। आकाशवाणी समाचार विभाग में 1953 से 57 तक वे रहे और वाक पत्रिका जो कि अंग्रेजी त्रैमासिक थी, उस पत्रिका में भी वे अज्ञेय जी के साथ संपादन सहयोग में रहे। इसका समय है 1959। आकाशवाणी में उन्होंने संवाददाता के रूप में काम किया 1959 से 63 तक और इसके पश्चात नवभारत टाइम्स में उन्हें 1963 से 68 तक संपादन प्रभाग में कार्य करने का मौका मिला। इसके पश्चात जब दिनमान की स्थापना हुई तो उन्हें दिनमान के संपादक के रूप में 1970 से 83 तक उन्होंने काम किया और यह काम हिंदी पत्रकारिता के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। आइए रघुवीर सहाय की कुछ रचनाओं को जान लेते हैं। रघुवीर सहाय बच्चों मूलतः कवि थे। इनका जो पहल इनकी जो कविताएं प्रकाश में आई वे थी दूसरा सप्तक 1951 अज्ञेय के संपादन में।
बच्चों हम जानते हैं कि अज्ञेय ने तार सप्तक नाम से 1943 में एक पुस्तक संपादित की थी, जिसमें नए कवियों को, उस समय के नए लिखने वाले युवा कवियों को उन्होंने शामिल किया था। और इस क्रम में उन्होंने 3 सप्तक निकाले, उनके बाद भी चौथा सप्तक भी आया, और इन सभी सप्तकों में 7 युवा कवियों को वे शामिल किया करते थे। रघुवीर सहाय का अपना पहला प्रकाशित संग्रह था सीढ़ियों पर धूप में। इस संग्रह की विशेषता यह थी कि इसमें गद्य रचनाएं भी थी, कहानियां भी थी। 1967 में इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आत्महत्या के विरुद्ध आती है। यह हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण काव्य संग्रहों में से एक है। इसके बाद 1975 में हंसो हंसो जल्दी हंसो, 1983 में लोग भूल गए हैं, 1989 में कुछ पते कुछ चिट्ठियां, और उनके मरणोपरांत 1995 में एक समय था, यह काव्य संग्रह आया। इनके कुछ निबंध संग्रह भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, जिनमें से पहला निबंध संग्रह है दिल्ली मेरा परदेश, दूसरा लिखने का कारण, उबे हुए सुखी। इनका एक अन्य निबंध संग्रह है वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, भंवर लहरें और तरंग और अर्थात, ये इनके निबंध संग्रह थे। वैचारिक निबंधों की दृष्टि से भी रघुवीर सहाय का काम बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी। इनके 2 महत्वपूर्ण कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, एक है रास्ता इधर से है और दूसरा जो आदमी हम बना रहे हैं। तो बच्चों, ये थी रघुवीर सहाय की रचनाओं पर एक विहंगम दृष्टि। आइए अब हम रघुवीर सहाय की कविता की अंतर्वस्तु पर बात कर लेते हैं। अंतर्वस्तु क्या है? अंतर्वस्तु अर्थात कविता का वह विषय जिसे लेकर रघुवीर सहाय अपनी सर्जना में आगे बढ़ते हैं, यानी दुनिया की वह अनुभूतियां, दुनिया को देखने का नजरिया जो कविता का मूल विषय बना। रघुवीर सहाय बच्चों, जैसा मैंने बताया कि नई कविता के कवि हैं। उनकी कुछ कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित हैं। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति है, अधिक है। आत्मपरक अनुभव और दूसरा शब्द है जनजीवन का अनुभव। जाहिर सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों में जरूर कोई अंतर है। आत्मपरक अनुभव का अर्थ है बेटा, समाज में जो कुछ घट रहा है उस पर उसका प्रभाव अपने ऊपर क्या पड़ रहा है। जब इसको कवि व्यक्त करता है तो हम कहते हैं कि वह अपने आत्मपरक अनुभवों को व्यक्त कर रहा है। जबकि समाज में घटने वाली घटनाओं का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जब आम जनता के अनुभवों को लेकर कवि रचनारत होता है तो हम कहते हैं कि वह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति कर रहा है। जाहिर सी बात है, वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। निरीक्षण यानी उसका सही गलत, उसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी जांचते हैं कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है घटनाओं का। उन अनुभवों को दर्ज करते हैं, उस भावना को दर्ज करते हैं, उस पीड़ा को दर्ज करते हैं, और बोध यानी उसकी समझ को व्यक्त करते हैं वे अपनी कविताओं में। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का रचनात्मक रूप से उपयोग किया है। पत्रकार दृष्टि का रचनात्मक उपयोग, अभी सुमन जी ने संकेत किया था, इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। पत्रकार कैसे एक घटना को दर्ज करता है और कवि कैसे दर्ज करता है। बच्चों, पत्रकार का बल तथ्य पर रहता है, सत्य पर रहता है, यानी घटना क्या घटी, जबकि कवि की दृष्टि उसकी संवेदनात्मक अनुभूतियों पर होता है। जैसे मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में कर्फ्यू लगा, तो पत्रकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कर्फ्यू क्यों लगा, कर्फ्यू कितने दिन तक लगा रहेगा और उससे आम जनता को क्या परेशानियां हो रही हैं। लेकिन कवि के लिए उस क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति का जो राशन, दूध इत्यादि को प्राप्त करने में होने वाला जो संघर्ष है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसके बच्चों को महसूस हो रहा है घर में बंद रहते हुए, जेल
जेल जैसी जो बेबसी है, जो घुटन है, उसको व्यक्त करता है साहित्यकार। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्यकार सत्य को ज्यादा स्पष्टता से, ज्यादा यथार्थपरक ढंग से और ज्यादा उपयोगी रूप में व्यक्त करता है। रघुवीर साहब मानते हैं कि अखबार के खबरों में दबी और छिपी हुई अनेक ऐसी बातें होती हैं जिनमें मानवीय पीड़ा छिपी रहती है। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्त करना ही रघुवीर साहब के अनुसार कविता का दायित्व है। देखिए, एक कविता आपके स्क्रीन पर है, आपकी हंसी। निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे। आप देख रहे हैं कि इसमें जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है, जो बैगनी कलर में लिखा हुआ है, यह अखबार की पंक्तियां हैं, और जो लाल रंग में यह दिख रहा है आपको, वह संवेदना है जो प्रायः गायब होती जा रही है। तो कहते हैं, निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे। लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कहकर आप हंसे। सबके सब हैं भ्रष्टाचारी, कहकर आप हंसे। चारों ओर बड़ी लाचारी, कहकर आप हंसे। कितने आप सुरक्षित होंगे, मैं सोचने लगा। सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। ये जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं, कविता यहां पर उस विडंबना को उपस्थित करती है जो अखबारों को पढ़ते हुए हम असंवेदनशील होते जा रहे हैं। इतनी सारी कमियां होने के बावजूद हम अपने समाज पर केवल हंस रहे हैं, उसे सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस वानगी से आप रघुवीर साहब की कविता की अंतर्वस्तु को भली भांति समझ सके होंगे। आइए उनकी काव्य दृष्टि और भाषा पर बात करते हैं। अंतर्वस्तु के अनुरूप ही बच्चों, कवि को अपनी भाषा का भी विकास करना पड़ता है, और इसी तरह रघुवीर साहब ने भी किया। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रायः बचते हैं। भयाक्रांत अनुभव, ऐसा अनुभव जो भय उत्पन्न करता है, उसकी आवेग रहित यानी बिना किसी भावुकता के अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। जैसे आपकी स्क्रीन पर जो कविता की पंक्तियां हैं, उसे पढ़कर आप महसूस कर सकते हैं कि हत्या के प्रकरण को कितना गैर भावुक तरीके से उन्होंने व्यक्त किया है। रघुवीर साहब ने मुक्त छंद के साथ साथ अपनी कविताओं में छंद बद्ध कविताओं की भी रचना की है। उन्होंने जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति के लिए कविता की संरचना में कथा और वृतांत को भी गूंथा है। वे सामान्य जन की भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु भाषा के लाक्षणिक प्रयोग में वे इतने दक्ष हैं। लाक्षणिक प्रयोग क्या? तीनों शब्द शक्तियां याद कीजिए, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। नहीं तो अपने शिक्षकों से सहायता लीजिए। तो लाक्षणिक प्रयोग में दक्ष हैं और उनकी भाषा गहन अर्थों को भी आसानी से वहन करती है। वे अक्सर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जातिवाचक संज्ञाओं का काम लेते हैं। संज्ञा के भेद जानते हैं ना आप? व्यक्तिवाचक, जैसे जब वो रामदास कहते हैं, राम गुलाम कहते हैं, तो वे साथ ही साथ पंडित राम भी कहते हैं। तो पंडित राम सत्ता पक्ष का हो गया या प्रभु वर्ग का हो गया, और राम गुलाम एक पीड़ित दलित समाज का व्यक्ति हो गया। तो बच्चों, ये था रघुवीर साहब के जीवन और कृतित्व का एक संक्षिप्त सा परिचय। और अब कुछ पंक्तियों में हम जान लेते हैं कि रघुवीर साहब किस लिए इस काव्य यात्रा पर चले। रघुवीर साहब की समूची तांत्रिक व्यवस्था लगता है आलोक सर की साउंड में कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो बच्चों, आपने देखा कि रघुवीर साहब की समूची काव्य यात्रा का जो केंद्रीय लक्ष्य है, वे एक ऐसी जनतांत्रिक व्यवस्था को निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कोई शोषित या पीड़ित ना हो। तो रघुवीर साहब की जो कविताओं पर यदि हम दृष्टि डालेंगे बच्चों, तो हमें यह दिखाई देता है कि वे बहुत ही सीधी भाषा में आम जन के बात करते हैं, आम जीवन की बात करते हैं, और जीवन के छोटे छोटे विषयों को उठाकर जीवन के अंदर जो संवेदना है, जो पीड़ा है, जो आम जन के
जीवन की, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है, उसे वे सामने लेकर आते हैं और एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो जाति धर्म में ना बटा हुआ हो, राजनीतिक संप्रभुता जिसमें ना हो, हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिले। तो ये आपने देखा, और रघुवीर सहाय की कुछ कविताओं पर भी आपने दृष्टि डाली। तो बहुत ही सामान्य और सरल भाषा में वे लिखते हैं, लेकिन जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप हमारे सामने रखते हैं। तो ये आपने कवि का परिचय प्राप्त किया बेटा, और अब हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय की लिखी हुई एक कविता आज, जिसे नीरू मैम आपको पढ़ाएंगे। बहुत ही मजेदार कविता है, जिसे पढ़कर आपको बड़ा आनंद आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकृति का वर्णन है, और कौन सी ऋतु का, जिसे हम ऋतुओं का राजा कहते हैं, कौन सी ऋतु है बताइए? जी बिल्कुल सही, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, और वसंत ऋतु के ऊपर आपने और भी बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, याद कीजिए। तो अब मैं नीरू मैम को आमंत्रित कर लेती हूँ। नीरू मैम अपना पाठ कृपया प्रस्तुत करें। और ये हमारी जो स्लाइड है ये अभी दृश्य हो गई है। कोई बात नहीं बच्चों, अभी नीरू मैम आपको पाठ पढ़ाने वाली हैं, और हमारा जो आज का पाठ जी है, सुमन मैम, जी आ जाइए। हाँ जी सुमन मैम, कोई बात नहीं बच्चों, कविता आपके सामने आ जाएगी, लेकिन इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर, सुमन मैम, और आप सब ने जिन संदर्भों के साथ सहाय जी का जीवन से परिचित कराया है बच्चों को, और जिस गहनता के साथ उनके रचनात्मक चिंतन की अभिव्यक्ति की है, और जिस तरीके से समझाया है, मुझे पूरा यकीन है कि बच्चों को ये कविता बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। तो बच्चों, आप अपनी अंतरा की किताब और कॉपी पेन के साथ तैयार है ना? अरे एक चीज तो आप लाना ही भूल गए। कौन सी चीज? अरे कहीं जाना नहीं है, वो आपके पास ही है, आपके चेहरे की मनमोहक मुस्कान। तो घबराना कैसा? कोई बात नहीं, देखिए वो आ गई आपके सामने हमारी स्लाइड। तो वो मनमोहक मुस्कान भी आप ले आइए। और बच्चों, आज हमारी है पहली मुलाकात। तो बच्चों, क्या है कि आज मैं आपसे कुछ बात करती हूँ कि एक बार मैं अपने एक फैमिली फंक्शन, यानी कि एक पारिवारिक समारोह में गई। तो जाहिर सी बात है, वहां पर मेरे बहुत सारे परिचित थे। तो मैंने देखा कि एक ग्रुप में एक ही उम्र के बहुत सारे बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, बातचीत बिल्कुल नदारद। मैंने देखा और पूछा भी क्या बात है, और देखा कि सब के सब अपने मोबाइल में बिल्कुल व्यस्त। भाई मुझे तो मॉडर्न जमाने पर बहुत तरस आया। पहले तो चचेरे ममेरे भाई बहन मिलकर खूब आपस में धमा चौकड़ी मचाते थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि हम भीड़ भाड़ में भी जैसे बिल्कुल अकेले हैं। वाकई आज इंसानों ने खुद से ही इतनी दूरी बना ली है कि कविताएं हमारी छोटी होती जा रही हैं। तो बच्चों, हमारी अनुभूति का एहसास इतना छोटा नहीं होना चाहिए, हमें इतना भी स्व केंद्रित नहीं होना चाहिए कि हमारी छत पर बैठी चिड़िया, ताल तलैया, हवा, पक्षी, पेड़ पौधे हमारी दुनिया में समा ही ना सकें। तो बच्चों, अब आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अभी तो आपकी छत पर खूब शोर मचाता है, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल गायब हो जाता है। मुझे मालूम है आप सबको पता है, तो जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ जी, तो आप सब लिख रहे हैं? बिल्कुल। तो देखिए, आप सब हमारे देश की ऋतुओं से भली भांति परिचित हैं, लेकिन कभी क्या आप ऐसा पाते हैं कि आज तो उमस भरी गर्मी है और अगले ही दिन कपकपाती सर्दी शुरू हो जाए? आप कहेंगे भाई ऐसा थोड़े कभी होता है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता, ऋतुओं में परिवर्तन तो धीरे धीरे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आजकल भी हम देख रहे हैं कि मानसून की विदाई चल रही है और हवा भी पूर्वी दिशा से बदलकर उत्तर पश्चिमी होती जा रही है। तो सही बात है भाई, हवा में, प्रकृति जगत में, पक्षी जगत में, वनस्पति में, सब में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि बच्चों, हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, व्यस्त जीवन शैली में इन परिवर्तनों पर हमारी नजर ही नहीं जाती। मनुष्य उदासीन बने रहते हैं, निरपेक्ष बने रहते हैं। तो बच्चों, अभी सुबह है यह सूर्य देखकर नहीं, अभी सुबह है यह सूर्य देखकर नहीं, सेल फोन देखकर बता रहा हूं, और रात को कितने बजेंगे यह टीवी का प्रोग्राम देखकर बताऊंगा। वसंत आया कविता में इसी आधुनिक जीवन शैली पर कवि ने व्यंग्यात्मक प्रहार किया है। तो बच्चों, अब
हम कविता पढ़ते हैं और आप सब क्या करेंगे? केवल सुनेंगे? नहीं भाई नहीं, आप सब भी मेरे साथ कविता वाचन करेंगे कविता का। तो चलिए बढ़ते हैं कविता की तरफ। तैयार है ना आप सब? जी। जैसे बहन दा कहती है, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े प्याराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। देखते हैं बच्चों, ये कविता क्या कहती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। आप कविता पढ़ने के साथ साथ लगभग समझ चुके हैं कि वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने की बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन तो पहले की तरह ही घटते हैं, वही बदलाव होते रहते हैं, जैसे पत्ते झड़ते हैं, कोपले फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोयल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती, हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। तो चलिए कविता को और भी विस्तार से समझते हैं। देखिए शब्द परिचय आपके साथ आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको कुछ भी मुश्किल लगे तो आप देख सकते हैं। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कुहकी। तो बच्चों कवि कहते हैं कि जिस तरह बहन अपने भाई को प्यार से मिठास से अपनेपन भरे स्वर से भाई या दा कहकर पुकारती है, उसी तरह बंगले के अशोक पेड़ पर किसी बंगले के अशोक पेड़ पर बैठी चिड़िया अपनेपन और मिठास भरे स्वर से कुहुक रही है। तो बच्चों कपकपाती सर्दी के बाद वसंत ऋतु आ रही है, और पक्षी जगत में, वनस्पति जगत में, प्रकृति में एक रिश्ता बनता जा रहा है। और अशोक के बाद आप देख रहे हैं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हाँ जी, तो बच्चों रघुवीर सहाय जो है वो नई कविता के कवि हैं। वो अपनी बात को यथा तथ्य ज्यों का त्यों रखते हैं। उन्हें खुद संशय है कि शायद अशोक पर बैठी चिड़िया ही चहचहाई है, इसलिए यह संशय उन्होंने प्रश्न चिन्ह द्वारा प्रस्तुत कर दिया है। और अशोक हमारे जीवन अनुभवों से जुड़ा हुआ भी वृक्ष है। कैसे? अरे इतने सारे पावन अवसरों पर, शादी में, उत्सव में इसी के पत्तों की झालर बंधनवार हमारे घरों के आगे लगाते हैं हम सब। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलते हैं। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े प्याराए पत्ते। चलती सड़क मतलब भीड़ भाड़ भरी जो सड़क है और जहां पर शोरगुल भी है, तो उस किनारे पर जो लाल बजरी बिछी हुई है उस पर क्या गिरे हुए हैं? ऊंचे वृक्षों से गिरे हुए जो पत्ते हैं वो पांव तले आकर चुरमुर की मरमर की एक ध्वनि जो है वो दे रहे हैं और वो टूट रहे हैं। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। तो बच्चों कवि को दृश्य जगत में ही नहीं बल्कि छुअन के एहसास से भी बदलाव महसूस हो रहा है।
उन्हें ऐसा लगा सुबह 6 बजे के शीतल वातावरण में मानो कोई युवती गर्म पानी से नहाकर आई है और उसके तन से निकलती गर्म भाप वातावरण को आनंददायक तपन दे रही है। ऐसी ताजगी से भरी हवा फिरकी के समान गोल घूमती हुई आई और स्पर्श कर चली गई। अर्थात सुबह की मंद मंद सुहावनी बयार में गुनगुनी धूप के कारण हल्की सी गर्माहट आने लगी है और हवा अब शीत पवनों की तरह चुभती हुई नहीं महसूस हो रही है, बल्कि मन भावन बयार की तरह चल रही है। और इस तरह सड़क पर चलते चलते बच्चों कवि को वसंत आगमन की सूचना मिली। तो बच्चों आपने महसूस किया कि इन पंक्तियों में कहीं भी वसंत के श्रृंगार का वर्णन नहीं है, बल्कि प्रकृति संबंधी जीवन अनुभवों को कवि बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कवि पाठक के हृदय को क्या करना चाहते हैं? झंकृत नहीं करना चाहते, मतलब सुखद एहसास में मग्न नहीं करना चाहते, बल्कि उसकी बुद्धि को झकझोरना चाहते हैं। कवि के लिए प्रकृति रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। जैसे उन्होंने फिर भाषा भी ऐसी ही प्रस्तुत की है और भाषा को पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि जैसे फुटपाथ पर चलते चलते कवि अपने आसपास के पूरे वातावरण को देख रहे हैं और उसका ज्यों का त्यों वर्णन कर रहे हैं। तो बच्चों आपके स्क्रीन पर अभी ये भावार्थ है, आप बाद में इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, कॉपी में लिखेंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे। आपने साथ ही साथ बच्चों इस कविता में एक चीज और महसूस की कि पेड़ पर बैठी चिड़िया, पीले पत्तों का गिरना, लाल बजरी का फुटपाथ दृश्य बिंब द्वारा और चिड़िया का चहचहाना और पत्तों का पांव तले आकर चुरमुर मुरमुर की ध्वनि करना और चलती सड़क का शोरगुल श्रव्य बिंब से हमें कानों में जैसे सुनाई दिए हो और गर्म हवा का छू करके निकल जाना, साथ ही पत्तों का पांव के नीचे आके एक स्पर्श पाना, वो स्पर्श बिंब के द्वारा ऐसा लगता है जैसे हमने महसूस किए हो। तो बच्चों इसके अलावा 2 बिंब और होते हैं, एक घ्राण बिंब और एक स्वाद बिंब। स्वाद बिंब जिसे हम स्वादेंद्रिय द्वारा अनुभूति करते हैं, जिसकी चलो मैं आपको कुछ पंक्तियां सुना देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि बिल्कुल सही बच्चों, आप बहुत सारे स्वाद बिंब के उदाहरण ले रहे हैं कि दीदी को भाती तीखी नमकीन और भैया मीठी बर्फी के शौकीन, दूध जलेबी खाए नानी, सुनकर मुंह में आया पानी, हम तो कहते खुल्लम खुल्ला, हमको प्यारा रसगुल्ला। तो कुछ स्वाद आपके मुंह में आ रहा है, यही है स्वाद बिंब। और घ्राण बिंब का संबंध हमारे जिसके द्वारा जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हमें किसी गंध का आभास होता है, जैसे सौंधी सौंधी महक है मिट्टी की पहली बारिश की फुहार में शामिल। तो इसके साथ ही बच्चों हमने भाव सौंदर्य आपने देखा कविता का कि कवि ने प्रकृति संबंधी जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति की है। शिल्प सौंदर्य भी अभी आपने इससे पहले पढ़ ही लिया है कि सरल सहज प्रभामयी खड़ी बोली है और प्रकृति से जो जुड़े हुए शब्द हैं जो उनकी इसके साथ अंतरंगता को व्यक्त कर रहे हैं, इसके लिए कवि ने कुछ देशज शब्दों का प्रयोग किया है। मुक्त छंद है, प्रसाद गुण है और कविता की भाषा में गद्यात्मकता है, किंतु लय और भाव का बिल्कुल भी अभाव नहीं है। पियराए पत्ते, हुई हवा में अनुप्रास अलंकार, फिर किसी में उपमा अलंकार। और क्यों कैसे है फिर किसी में उपमा अलंकार? क्योंकि इसमें हवा की गति की तुलना फिरकी के गोल घूमने से की है। और जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई में उत्प्रेक्षा अलंकार। और हवा का मानवीकरण किया है, सफल बिंब योजना व्यंग्यात्मक शैली है। तो इसके बाद बच्चों छुक छुक चलती रेलगाड़ी और अब आई आपके टेस्ट की बारी। आलोक सर, बच्चे बिल्कुल तैयार है टेस्ट के लिए? धन्यवाद मैडम, आपने निश्चित रूप से जितने विस्तार से और जितनी अच्छी तरह बच्चों को समझाया है, ये प्रश्न उनके लिए चुटकियों का काम है। लेकिन फिर भी हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं और देखते हैं कौन से बच्चे सबसे पहले इसका उत्तर देते हैं अपने चैट बॉक्स में। इस काव्य में दा का संबोधन किसके लिए हुआ है, ये है पहला प्रश्न।
क भाई के लिए या ख बहन के लिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटिए। क सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलते चलते कवि को वसंत आगमन की सूचना मिली। सही है या गलत? चैट बॉक्स में लिखिए। ख चिड़िया अमलतास के वृक्ष पर बैठी है। ग गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। फटाफट चैट बॉक्स संभालिए बच्चों और अपने उत्तर दीजिए। और मैं फिर से नीरू मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और पाठ को आगे ले चलें। नीरू जी। जी आलोक सर, धन्यवाद। तो बच्चों, अभी जो आप देख रहे हैं, आप बहुत भली बातें जानते हैं कि वसंत ऋतु में क्या क्या बदलाव हो जाते हैं। एक ढाक का पेड़ भी आपके सामने है और पीले पीले सरसों का खेत भी है। और केदारनाथ अग्रवाल जी की आपने कविता भी पढ़ी ही है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। और कक्षा 10वीं में आपने अट नहीं रही है किसके द्वारा रचित, बिल्कुल सही, निराला जी के द्वारा रचित कविता भी पढ़ी थी कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। और 11वीं कक्षा में और भांति कुंजन में गुंजरत भीड़ भौर में आपने वसंत के सौंदर्य का वर्णन भली भांति जाना है। और यह वर्णन, ये जो कविता है, ये किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित है, जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए अब हम कविता में आगे बढ़ते हैं। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। तो बच्चों, प्रकृति के प्रति उदासीन दृष्टिकोण और संवेदनाओं से दूर भाग दौड़ भरे मशीनी जीवन में लिप्त मनुष्यों पर कवि व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मुझे इन प्रकृति के बदलावों से मालूम नहीं था, मुझे तो कैलेंडर से पता चला कि इस निश्चित तिथि को, इस निश्चित वार को, अमुक दिन अमुक वार मतलब सो एंड सो, निश्चित इस दिन इस दिनांक को मदन महीने की होवेगी पंचमी। मदन महीना मतलब वसंत का महीना। और उससे पता चला कवि को कि इस दिन वसंत पंचमी का त्योहार है। और उनके दफ्तर में जो छुट्टी थी, यह उसका सबूत था, यह उसका प्रमाण था। बच्चों, हमारे देश में तो जो त्योहार होते हैं वो ऋतुओं का स्वागत करते हैं, लेकिन यह क्या, जो त्योहारों का उमंग है, जो त्योहारों में जो उमंग होती है, जो उल्लास होता है, वो कहीं ढकता जा रहा है। आजकल ऐसा लगता है कि जो त्योहार है वो एक औपचारिकता हो गई है, फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है। त्योहार है, इस बात की खुशी से ज्यादा छुट्टी है, यह भावना हावी होती जा रही। तो बच्चों, ये तो संवेदनहीनता है, नहीं, ऐसा तो व्यवहार नहीं होना चाहिए। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। कवि कह रहे हैं कि जो अनुभूति है वो भावनात्मक नहीं, बौद्धिक है। मुझे तो कविताओं से और किताबों से पढ़ करके मालूम था कि वसंत ऋतु की क्या सुंदरता है। ढाक के वन लाल रंग के पलाश के फूलों से ढक जाएंगे और ऐसा आभास देंगे जैसे कि आग लगी हो और धधकती लपटें फैल रही हो। आम के पेड़ों पर नए बौर आ जाएंगे और इसके साथ ही पूरी धरा पर नंदन वन का विस्तार हो जाएगा, आनंदाई वन का। इसे नंदन वन, इंद्र का उद्यान भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बाग का प्रतीक है। और बसंत ऋतु में तो अपने आप ही धरा ऐसे नंदन वनों से सज जाती है और यही वन रंग से, रस से, गंध से सजकर संवरकर मनोहर चित्र प्रस्तुत करेंगे और ख्याति को प्राप्त करेंगे। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना। तो बच्चों, इसके साथ ही कवि कहते हैं कि जो फूलों का मधुमस्त पिक भौर, फूलों का रस पीकर मस्त कोयल कूक कूक कर मधुर गीतों से और मस्त भंवरे गुनगुन की गुंजार से अपनी अपनी प्रतिभा को वातावरण
अपनी अपनी प्रतिभा से क्या करेंगे, वातावरण को रागात्मक और संगीतात्मक बना देंगे। तो देखा बच्चों, प्रकृति हमारा कितना ध्यान रखती है, वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। वसंत के महीने में होली का त्योहार भी आता है ना, रंगों का त्योहार, बिल्कुल सही। तो प्रकृति ने पलाश के फूल हमारे लिए दे दिए कि लो भाई रंग बनाओ इससे, इसके साथ ही अनेकों अनेकों फूल। तो बच्चों, जो प्रकृति है हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सुविधा का ध्यान रखती है। यही हमारी साथी है, यही हमारी सहचरी है। लेकिन हमने अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति के स्वरूप को बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं। धरती हुई बंजर, कंक्रीट का खंजर, नील गगन में चिमनी चलती, काला धुआं खूब उगलती, नदियां भी लाचार है, मांगती उपचार है। तो बच्चों, प्रकृति की और मानव की संबंधों पर आप जरूर विचार करेंगे। साथ ही इन पंक्तियों की अच्छे तरीके से इसके अर्थ को पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं कि यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। यहाँ पर कवि व्यंग्यात्मक और रोष भरे स्वर में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं व्यस्त जीवन शैली में उलझकर आसपास के परिवेश से इतना उदासीन बना रहा और आज छुट्टी के कारण इस सौंदर्य बोध की क्षणिक अनुभूति ले पा रहा हूं। तो बच्चों, आपने देखा कवि के लिए जो प्रकृति है वो क्या है, तनाव से मुक्त होने और मानवीय भावनाओं को जीवित रखने का एक टूल है, एक उपकरण है। तो बच्चों, इस कविता में अभी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, भावना है और भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। भाव सौंदर्य आप समझ चुके हैं। इसके साथ ही शिल्प सौंदर्य, बिल्कुल सही, इतनी कविताएं आधुनिक काल की आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। सरल सहज प्रवात्मक खड़ी बोली है, बिंबों की सुंदर अवतारणा है, मुक्त छंद है, अतुकान कविता, प्रसाद गुण, दहर दहर देखेंगे, वह रंग रास में अनुप्रास अलंकार, रंग रस में अनुप्रास अलंकार है, अपना अपना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, नंदन वन होवेंगे यशस्वी में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो अब फिर से छुक छुक चलती रेलगाड़ी और अब आई आपके टेस्ट की बारी। ठीक है, मुस्कान के साथ टेस्ट दीजिएगा। आलोक सर, बच्चे बिल्कुल तैयार है टेस्ट देने के लिए? बिल्कुल नीरू मैडम, मैं जानता हूं कि बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। तो बच्चों देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न आता है, वसंत ऋतु का आना अब किससे जाना जाता है? पहला, कैलेंडर से, ख, अनुभव से। दूसरा, वसंत ऋतु में ढाक के वन किससे ढक जाते हैं? लाल पलाश के फूलों से या बर्फ की चादर से? सही विकल्प दर्ज कीजिए अपने चैट बॉक्स में। और मैं चलता हूं तीसरे प्रश्न पर, नंदन वन होंगे यशस्वी में अलंकार है, मानवीकरण या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है? फटाफट चैट बॉक्स में सही उत्तर दें और मैं फिर से आमंत्रित करता हूं नीरू मैम को कि वे क्लास को आगे ले चलें। नीरू जी। हाँ जी, धन्यवाद सर। और चैट बॉक्स तो दौड़ना शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही अच्छा। तो बच्चों, आप एक काम कीजिए कि देखिए, बिंब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इस बिंब को ध्यान से पढ़ेंगे और इंद्रिय बोध के आधार पर बिंब के 5 प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श, घ्राण, श्रव्य, दृश्य, स्वाद। इनकी भी कुछ काव्य पंक्तियां भी आपने सुनी थी, तो इन्हें भी ध्यान से सुनकर पढ़कर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके साथ ही है प्रतीक। प्रतीक की हम जो अगली कविता है ना, तोड़ो, उनमें बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रतीक जो है सामान्यतः क्या होते हैं? चिन्ह को कहते हैं। जब कविता में कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के प्रति संकेत करती है या व्यंजना करती है, तब हम उसे प्रतीक कहते हैं। अब उदाहरण के लिए आपने 7वीं कक्षा में एक कविता पढ़ी थी, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। तो जो कठपुतली यहाँ पर प्रतीक है शोषित वर्ग का, और धागे प्रतीक है बंधन का। इसी के साथ आपने एक और कविता पढ़ी थी ना 10वीं में, उत्साह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित, कि घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ
बादल बरसो। बिल्कुल सही बच्चों, इसमें जो बादल हैं वो क्रांति दूत के प्रतीक हैं। अब आप प्रतीक को भली भांति समझ चुके हैं। इसके साथ ही आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न भी हैं। आप इनके बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और जरूर लिखेंगे। तो भारत में ऋतुओं के चक्र बताइए व उनके लक्षण लिखिए। दूसरा प्रश्न, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न, वसंत आया कविता में आखिर कवि को चिंता क्या है? आप बहुत अच्छे तरीके से कविता समझ चुके हैं, यथार्थ बोध से परिचित हो चुके हैं। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप इन सबके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखने वाले हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही हम चलते हैं चर्चा भरी चर्चा पर। और क्या मैं पूछना चाहती हूँ आलोक सर, सुमन मैम से कि बच्चों की कुछ यदि कहीं कुछ दुविधा है और वो अगर चैट बॉक्स में लिख रहे हैं तो तुरंत हम उसका समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। जी नीरू जी, एक सवाल कुछ बच्चों ने पूछा है, अमुक दिन का क्या अर्थ होता है? जी तो, सर। जी हाँ जी, देखो बच्चों, अमुक अमुक मतलब किसी निश्चित दिन या सो एंड सो दिन, कि इस दिन हम कैलेंडर से पता लगा लेते हैं ना कि भाई अब होली का त्योहार या वसंत पंचमी का त्योहार या ईद ये कब आने वाली हैं, तो हम सो एंड सो के लिए अमुक जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया है कि कोई निश्चित दिन, दिनांक और वार को पता करने के लिए। एक हाँ जी प्रश्न और सर, पूछा है नीरू मैम, एक प्रश्न और है बच्चों का कि मदन महीना क्या होता है, किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मदन महीना बच्चों होता है वसंत का महीना, ठीक है। और वसंत के महीने को भी मदन महीना कहते हैं, कामदेव का महीना कहते हैं, क्योंकि वसंत जो है वो इतना धरा को इतना खूबसूरत बना देता है और जो कामदेव है वो उस आकर्षण के, उस आकर्षक रूप के प्रतीक है। तो इसी वजह से वसंत महीने को मदन महीना कहा जाता है। इसका मतलब क्या? बिल्कुल सही, वसंत का महीना, कामदेव का महीना, मदन महीना। हाँ जी सुमन मैम। बहुत बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे उत्तर दिए हैं और ढेर, और हमारा चैट बॉक्स इतनी तेजी से भागा है आज और बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे थे। जय जोशी हैं एक बच्चा या फिर कोई टीचर होंगे, उन्होंने लिखा है आज के टाइम में हर कोई पास होकर भी अपनों से दूर है। तो इसका अर्थ यह है कि बच्चों ने आज की कविता का भाव अच्छे से पकड़ा है, समझा है और हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ये कविता की मुख्य संवेदना है जिसे बच्चों ने समझा है अच्छी तरह से। ये बहुत ही अच्छी बात है और काफी सारे बच्चों ने उत्तर दिए हैं बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगा है हमें। और आशा है आपको आज की कविता पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। आपका जो गूगल फॉर्म है बेटा वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप ये अभ्यास कार्य करें और गूगल फॉर्म को हल करके हमें भेजें, हमें आपके उत्तरों का इंतजार रहेगा, बहुत बहुत प्रतीक्षा रहेगी। और आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपसे विदा लेते हैं और अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं, धन्यवाद। ध्यान से पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों, सभी का धन्यवाद।